नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव पढ़ेंगे। इन दिनों हम बीए पार्ट 3 का टॉपिक शीत युद्ध पढ़ रहे हैं, तो आज पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं इन दिनों, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चला एक तरह का स्नायु युद्ध था, द्वंद्व युद्ध था, वाक युद्ध था, जो विशेष तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुआ था और 1990 तक लगभग चलता रहा। तो शीत युद्ध का ये जो दौर था 45 से लेकर के 65 तक, तो बहुत ही उग्र रूप शीत युद्ध का देखने को मिला और उसके पश्चात बीच बीच में दोनों गुटों के बीच में संबंधों में सुधार भी हुआ, जो देतांत का युग माना जाता है। और उसके पश्चात फिर से दोनों राष्ट्रों में, दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया और उसको नया शीत युद्ध भी कहा जाता है। तो ये जो शीत युद्ध का दौर था, शीत युद्ध का जो समय था, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया, संपूर्ण रूप से बदल दिया। ये दो राष्ट्र ही विश्व में निर्णायक रह गए, ये दो गुट ही विश्व राजनीति का निर्णय करने वाले राष्ट्र रह गए थे। तो क्या प्रभाव पड़ा इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, पढ़ रहे हैं हम लोग आज। अनेक बिंदुओं के माध्यम से इसको हम पढ़ सकते हैं। पहला है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय हो गया, यानी बहुध्रुवीय विश्व नहीं रहा, द्विपक्षीय हो गया, द्विध्रुवीय हो गया। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा। विश्व में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती, उसको शीत युद्ध से जोड़ करके देखा जाने लगा, या दोनों गुट अपने अपने दृष्टिकोण से उसे देखने लगे। चाहे कश्मीर समस्या हो या कोरिया समस्या, अफगानिस्तान संकट हो या अरब इजराइल संघर्ष, अब इन पर गुटीय स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी। इन विश्व की महत्वपूर्ण समस्याएं, कश्मीर समस्या, उत्तर कोरिया समस्या हो, अफगानिस्तान संकट हो, ईरान इराक युद्ध हो, अरब इजराइल संघर्ष हो, असंख्य ऐसे संघर्ष, ऐसे अवसर विश्व में आए, लेकिन उन सब को शीत युद्ध के दृष्टिकोण से, गुटीय दृष्टिकोण से देखा गया। जो राष्ट्र सोवियत संघ के गुट में था उसका सोवियत संघ समर्थन करता था, और जो अमेरिका के गुट में शामिल था उसका अमेरिका करता था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के जो दो ग्रुप सामने अगर कहीं भी आए, तो उस साइड, उसमें एक के पर्दे के पीछे अमेरिका खड़ा दिखता था, एक के पर्दे के पीछे सोवियत संघ दिख रहा था। तो संपूर्ण विश्व जो है दो गुटों में विभाजित लगता था, और तीसरा कोई मार्ग विश्व में उस टाइम नजर नहीं आ रहा था। दूसरा प्रभाव आता है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। आतंक और अविश्वास के दायरे में बढ़ोतरी हुई। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास के दायरे को बढ़ाया, राष्ट्रों को बेचैन किया, भयभीत किया और आतंक और अविश्वास के दायरे को बढ़ाया। विश्व के राष्ट्र
इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। संपूर्ण विश्व में एक भय व्याप्त था कि कब इन राष्ट्रों के मध्य जो तनाव लगातार चल रहा था वो कब उग्र रूप धारण कर ले और विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाए। हरदम एक तरह से निलंबित मृत्युदंड जिसको बोलते हैं, नेहरू जी ने इसको निलंबित मृत्युदंड का नाम दिया है, कि हरदम ये लगता था कि कब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, वो संपूर्ण विश्व उसमें स्वाह हो सकता था। तो आतंक और अविश्वास का दायरा, भय का, शंका का माहौल संपूर्ण विश्व में कायम रहा जब तक शीत युद्ध चलता रहा। तीसरा आता है इसके प्रभाव में आणविक युद्ध की संभावना का भय। आणविक युद्ध की संभावना का भय 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था। 45 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम बरसाए गए थे और संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के हथियार का प्रयोग पहली बार ही हुआ था। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा, क्योंकि अब जो शस्त्रों की दौड़ प्रारंभ हुई विश्व में वो आणविक अस्त्रों की दौड़ थी, आणविक शस्त्रों की दौड़ थी। तो अब ये भय पैदा हो गया कि अमेरिका भी शक्ति संपन्न है, परमाणु संपन्न है, और सोवियत संघ ने भी परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी शीत युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही। तो दोनों ही राष्ट्र जब परमाणु शक्ति संपन्न हो गए तो ये भय हो गया था कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो संपूर्ण विश्व से समाप्त हो जाएगा, एक आणविक युद्ध ही होगा। क्यूबा संकट 1962 के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी, यानी कई बार क्यूबा संकट 1962 एक उदाहरण ही है। कई बार कई मौके ऐसे आए जब दोनों राष्ट्रों में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया, तो संपूर्ण विश्व इस बात को लेकर भयभीत हो गया कि कहीं विश्व युद्ध न हो, और विश्व युद्ध हुआ तो वो आणविक युद्ध ही होगा। प्रभाव में आ गया था सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध के दौरान सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों में बढ़ोतरी हुई। हर जगह सैनिक संधियां की जाने लगी, सभी राष्ट्र, छोटे राष्ट्र भी ऐसा करने लगे। और इस दौरान बड़े बड़े सैनिक संगठन देखने को मिले, नाटो, सीटो, सेंटो और वारसा जैसे सैनिक गठबंधन शीत युद्ध की देन थे। और नाटो संगठन तो अभी भी विश्व में काम कर रहा है शीत युद्ध के समाप्त होने के कई वर्षों बाद भी। नाटो, सीटो और सेंटो संगठन पूंजीवादी गुट ने या अमेरिकी गुट ने, लोकतांत्रिक गुट ने बनाए थे साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, कि जहाँ कहीं भी साम्यवादी हमला होगा, विस्तार दिखेगा, तो ये सैनिक संगठन अपनी सेनाओं द्वारा, इन राष्ट्रों से जुड़ी हुई सेनाओं द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकेंगे। और वारसा संगठन जो सोवियत संघ का संगठन था, उसका उद्देश्य भी साम्यवाद का प्रसार करना और लोकतांत्रिक गुट को कमजोर करना ही था। तो संपूर्ण विश्व में सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का दौर एक तरह से चला और बड़े बड़े सैनिक संगठन स्थापित हुए। आगे के प्रभाव में आता है शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा, एक तरह का कंपटीशन शुरू हो गया हथियारों के लिए, दौड़ शुरू हो गई संपूर्ण विश्व में, यानी शांति की कीमत नहीं रही और शस्त्रों की दौड़ संपूर्ण विश्व में चल पड़ी। छोटे राष्ट्र भी बड़े राष्ट्रों को देख करके वो भी हथियारों में बढ़ोतरी करने लगे। तो कई राष्ट्र परमाणु संपन्न भी हो गए, सोवियत संघ और अमेरिका के साथ अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी हथियारों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हो गए, और अन्य राष्ट्र भी जहाँ तक संभव हो सका हथियार जुटाने में लग गए। तो इस प्रतिस्पर्धा का अंत क्या होगा? तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, ऐसा भय
संपूर्ण विश्व में बना रहा। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। यांत्रिक हो गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से बिल्कुल टाइट हो गए। दो गुटों में विश्व राजनीति दो खेमों में बंट गई, दो गुटों में बंट गई, टाइट। ये कोई सोच नहीं सकता था कि कोई अन्य ऐसा राष्ट्र भी है जो इन दो गुटों में शामिल नहीं हो, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं। यानी जो सोवियत गुट में नहीं है तो ऑटोमेटिकली अमेरिकी गुट में है, और जो अमेरिकी गुट में नहीं है वो निश्चित तौर पे सोवियत गुट में है। इस तरह का जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो विकसित हुआ, और जो नए राष्ट्र थे वो भी उन दो गुटों की ओर ही खींचे चले जा रहे थे। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। यानी युद्ध का, सैनिक दृष्टिकोण का, हथियारों की ही चर्चा संपूर्ण विश्व में होती थी। अब शांति क्या चीज़ है सब भूल गए एक तरह से। तो अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। यानी कोई अगर शांति की बात कर रहा है तो कहीं न कहीं डाउट है। ऐसा दृष्टिकोण संपूर्ण विश्व में विकसित हुआ। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। शांति को भी युद्ध से जोड़ करके देखा जाने लगा। तो संपूर्ण विश्व सैनिक दृष्टिकोण से देखने लगा, हथियारों के दृष्टिकोण से देखने लगा, युद्ध के दृष्टिकोण से देखने लगा। शांति की अवधारणा ही बदल गई। आगे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ पंगु हो गया। महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति दी गई थी, उस टाइम भी चल रही थी। तो जब भी कोई प्रस्ताव अमेरिकी गुट या अमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद में लाया जाता, सोवियत संघ उसका वीटो कर देता, और सेम ही अमेरिका द्वारा भी किया गया। तो वीटो का बार बार सुरक्षा परिषद में जब प्रयोग किया गया तो सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी करने में सक्षम नहीं रही। सुरक्षा परिषद को एक तरह से लकवा लग गया, और कहते हैं कि संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ ही पंगु हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते हैं किंतु सुनता कोई भी नहीं। यानी ऐसा भयानक एक तरह से वाद विवाद होता था, लेकिन सभी अपनी राय रखते थे, अपनी बात पर ही अड़े रहते थे। किसी की सामने वाले के सुनने की इच्छा किसी की भी नहीं रही। तो यहाँ सब भाषण देते हैं, सुनता कोई भी नहीं। ऐसा माहौल संयुक्त राष्ट्र संघ में देखने को मिला। यानी जो एक तरह का धैर्य होता है, टॉलरेंस होती है दूसरे के विचारों की, संयुक्त राष्ट्र संघ में होनी चाहिए, तभी सक्सेस हो पाता है। लेकिन ऐसा माहौल शीत युद्ध के दौरान हुआ कि सबको शीत युद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। छोटे राष्ट्र भी कुछ नहीं कर सकते थे, उनमें क्या, उनको कमज़ोर माना गया और उनको तो गुट का एक सदस्य माना गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष तौर पर वीटो पावर की वजह से इन राष्ट्रों के पास जो निषेधाधिकार की शक्ति थी उसके कारण बिल्कुल पंगु हो गया और कुछ भी नहीं कर सका। जो भी हुआ इन दोनों गुटों ने किया संपूर्ण विश्व में। उस टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर पा रहा था, निष्पक्ष होकर के कार्य नहीं कर सकता था। आगे है इसके प्रभाव में मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की अवहेलना या उपेक्षा। जो मानवीय कल्याण के कार्यक्रम थे उनकी
तरफ ध्यान देने वाला था कौन? कोई नहीं। शीत युद्ध के कारण तीसरी दुनिया के देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि का समाधान समय पर नहीं हो सका। यानी संपूर्ण विश्व जो है, या कहें तीसरी विश्व के जो देश हैं, या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो कमज़ोर राष्ट्र आज भी हैं, उस टाइम उनकी हालत और ख़राब थी। तो वो कई समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन उनका समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर पा रहा था, न ही ये राष्ट्र उनकी सहायता करना चाहते थे। तो शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व का ध्यान युद्ध की ओर लगा रहा, सैनिक दौड़ की ओर लगा रहा, हथियारों की दौड़ की ओर लगा रहा। और मानवीय कल्याण भी ज़रूरी होता है, शांति ज़रूरी होती है, ये किसी को ध्यान नहीं था। सब उसको एक तरह से भूल गए थे कुछ समय के लिए। तो विश्व के जो मानवीय कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, वो सफल रहने चाहिए, तभी मानवता का भला है, तभी जनता को मानव अधिकार मिलते हैं। इसकी ओर संपूर्ण विश्व का उस दौरान ध्यान नहीं गया। एक तरह की शस्त्र दौड़ में सभी शामिल रहे, हथियारों की दौड़ में सभी शामिल रहे, और मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की अवहेलना उस दौरान हुई। तो शीत युद्ध बहुत ही भयानक प्रभाव रखने वाला युद्ध था। विश्व मानवता के लिए एक नकारात्मक दौर था ये। और विश्व मानवता से जुड़ी संस्थाएं, विश्व शांति से जुड़ी संस्थाएं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख रूप से आता है, कुछ भी अच्छा कार्य नहीं कर पा रही थी। और हर समय तीसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने का भय व्याप्त था। तो शीत युद्ध के प्रभाव संपूर्ण विश्व पर घातक रहे हैं। धन्यवाद।